उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा का विशेष महिला सत्र। महिला पीठासीन अधिकारी की अगुवाई में महिला विधायक सरकार से लेंगी तमाम सवालों का जवाब। आजादी के बाद पहली बार आधी आबादी की आवाज को सदन के पटल पर मुखर बनाने की शानदार पहल। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विश्वास मत वाले विशेष सत्र के प्रस्ताव को राज्यपाल ने किया खारिज। विश्वास मत के लिए विशेष सत्र का नहीं है कोई प्रावधान। विपक्ष ने गवर्नर के फैसले की सराहना की। और कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। कल हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा, हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकती है पर यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं। तो इस वक्त में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। पीएफआई के 100 से अधिक ठिकानों पर देश भर में छापेमारी चल रही है। एनआईए की ताबड़तोड़ रेड देश भर में जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। यह छापेमारी अभी भी जारी है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 से लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने कोलकाता में पीएफआई नेता एसके मोहंती के तिलजला स्थित आवास पर भी छापेमारी की है। वहां पर भी रेड डाली गई है। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव क्रैकडाउन कर रही है। 11 राज्यों में ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये गिरफ्तारियां भी बड़ी संख्या में की गई हैं। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और राजस्थान से 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग और गाजीपुर से पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो एनआईए की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा नगर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो 11 राज्यों में यह कार्रवाई चल रही है। 106 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। असम पुलिस ने भी प्रदेश से पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिया है। तो अलग अलग राज्यों में लगातार गिरफ्तारियां भी की गई है। क्रैकडाउन, बड़ा क्रैकडाउन है एनआईए और ईडी का। तमिलनाडु के मदुरई, थेनी समेत कई जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। देर रात शुरू हुए ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है और इस पर एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई है। हालांकि पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के बाद बेंगलुरु और मंगलुरु में एसडीपीआई और पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 18 सितंबर को एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 23 जगहों पर रेड मारी थी। यह छापेमारी भी कराटे प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चलाए जाने के मामले में की गई थी। एनआईए ने निजामाबाद, करनूल और गुंटूर के साथ साथ नेल्लोर जिलों में भी रेड की थी। पिछले दिनों पटना में भी टेरर मॉड्यूल और फंडिंग का पता चलने पर एनआईए ने कार्रवाई की थी और दरअसल वहीं से उसके बाद ये कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। पिछले दिनों पटना में भी टेरर मॉड्यूल और फंडिंग का पता चलने पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की थी और उसी के बाद से इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। सूत्रों की माने तो एनआईए ने उन्हीं स्थानों पर रेड की है जहां से आतंकी गतिविधियों के संचालन की जानकारी मिली है।
तो बेहद बड़ी खबर है। एनआईए और ईडी की लगातार रेड्स जारी हैं। देश के 100 से अधिक ठिकानों पर ऐसा बताया जा रहा है। 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। क्या है इस पर अपडेट्स, इसके लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता नीरज सिंह से। और किस तरह से ये खबर इतनी बड़ी है, किस तरह से जो पीएफआई का मॉड्यूल है वो काम कर रहा है, इस पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान एसपी वैद्य जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। स्वागत है सर आपका। और नीरज, पहले आपके पास आते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट्स देंगे आप हमको। जो जानकारी आ रही है अभी तक 11 राज्यों के पीएफआई ठिकानों पर छापेमारी जारी है, क्या कुछ अपडेट्स देंगे आप इस मामले में? देखिए, बिल्कुल निखिल, छापेमारी की कार्रवाई जारी है और 100 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया है, हिरासत में है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार पीएफआई की जहां पर भी शाखाएं हैं हर स्टेट में उनके जो प्रमुख हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा ज़्यादातर जो दफ्तर हैं पीएफआई के उनको सील कर दिया गया है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक लेटेस्ट अपडेट है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने जब छापेमारी की कार्रवाई की थी इससे पहले 18 सितंबर और सितंबर की शुरुआत में, तो एनआईए को कई सारे दस्तावेज ऐसे मिले थे जिनके आधार पर यह पता लग रहा था कि पीएफआई संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो टेरर फंडिंग के तहत विदेशों से रकम पा रहे हैं। उसके बाद ये तमाम जो इनपुट हैं वो ईडी के साथ एनआईए ने साझा किया था। जब ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की, क्योंकि ईडी के पास एक्सपर्ट होते हैं जो शेल कंपनियों के मार्फत जो विदेशों से पैसा देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, तो किस तरीके से पहुंचता है, चैन कैसी होती है, तो उसमें ईडी के जो लोग हैं वो एक्सपर्ट हैं। तो ईडी और एनआईए के जो लोग हैं उन्होंने बैठकर इसमें पूरी कह सकते हैं कि एक वर्कशॉप किया पूरा, और आपस में ये समझा कि किस तरीके से जो टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो पीएफआई तक पहुंच रहा है। ईडी ने पूरा एक डॉसियर तैयार करके एनआईए को दिया। एनआईए के पास जब ये पूरी जानकारी आ गई, तमाम सबूत एनआईए के पास आ गए, उसके बाद जहां जहां खासतौर से टेरर फंडिंग का जो पैसा विदेशों से पहुंच रहा था, उन राज्यों के डीजीपी से एनआईए ने बात की। डीजीपी से बात करने के बाद जो दूसरे जो राज्य हैं और स्टेट जहां पर खासतौर से जो जिले हैं वहां के एसएसपी से सीधा संपर्क किया गया और उसके बाद एक साथ ये रेड की गई। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि लंबी कवायद थी, इसके पीछे एक बड़ी जांच प्रक्रिया रही। उसके बाद एनआईए और ईडी ने मिलकर कह सकते हैं कि इस रेड को अंजाम दिया, और ये अभी भी लगातार रेड की जो कार्रवाई है वो अभी भी लगातार चल रही है। दिल्ली में भी रेड हुई है और पीएफआई के दफ्तर को सील भी किया है, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। और दिल्ली से भी कुछ गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं। यही कारण है कि एनआईए के हेडक्वार्टर पर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई, क्योंकि साउथ में अगर आप देखें तो पीएफआई और उससे जुड़े जो संगठन हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। तो कह सकते हैं कि जो रेड है वो अभी भी लगातार चल रही है, और ख़ासतौर से खाड़ी देशों में जो बैठे लोग हैं और जो आतंकवादी संगठन है जिन्होंने अपनी शेल कंपनियां बना ली थी, उन शेल कंपनियों के मार्फत इनडायरेक्ट तरीके से जो पैसा है वो पीएफआई और उसके जो दूसरे संगठन हैं उन तक पहुंच रहा था। और मकसद सिर्फ यही था कि भारत के अंदर जो सामाजिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाए, इसके अलावा दंगे फैलाए जाएं, और जो देश को कह सकते हैं कि देश के अंदर जितनी भी विघटनकारी गतिविधियां हैं उनमें कहीं ना कहीं रोल है। अगर आप बेंगलुरु हिंसा देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, सीए का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई की बिल्कुल पीएफआई का हाथ था। इस पर हम आपसे और बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में एसपी वैद्य साहब जुड़े हुए हैं। एसपी वैद्य जी, पहले जो है या कुछ महीने पहले तक ये कहा जाए कि एक आम जनमानस में पीएफआई को लेकर संदेह का तो एक दृष्टिकोण जरूर था, लेकिन जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और जब पटना में जो कार्रवाई हुई एनआईए की, उसके बाद से ये समझा जाने लगा कि ये एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है और जो जिसको कहते हैं कि अभी तक सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रहा है, और आज की कार्रवाई के बाद दिख रहा है कि नहीं, ये तो पूरा एक बड़ा पर्वत और पहाड़ है। जी बिल्कुल सही। हालांकि पीएफआई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफ़ी सालों से इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इसका कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्वमेंट है। आपने देखा जो इसका पॉलिटिकल फ्रंट है वो एसडीपीआई है, और इसका जो स्टूडेंट विंग है उसको बोलते हैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। और आप देखिए नाम, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक मखौड़ा है ये दिखाने के लिए कि इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया जब भी कोई कार्रवाई करे तो इस भारत पर आए कि देखिए यहाँ डेमोक्रेटिक
हकूक तोड़े जा रहे हैं, एक आज पॉपुलर पार्टी को रोका जा रहा है ना, ये एक फ्रंट बनाया हुआ पॉपुलर फ्रंट, एसडीपीआई, कैंपस फ्रंट, लेकिन अंदर से गतिविधियां क्या है? आपने देखा जैसे पटना में खुलासा हुआ कि किस तरह गजवा हिंद करने की 25 सालों में इनका एक्शन प्लान है। इनको जितनी फॉरेन की इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो इंडिया को ग्लोबल पावर नहीं बनने देना चाहती, जो चाहती हैं कि यहाँ इंटरनल डिस्टरबेंस और दंगे होते रहें। आपने देखा आप कानपुर दंगे हो या सीआईए के प्रोटेस्ट हो या दिल्ली के दंगे हो या कसौली जो राजस्थान में दंगा हुआ, आपने देखा जो बेंगलोर में दंगे हुए, कितनी जो हिंसा की घटनाएं हुई यूपी में और राजस्थान और साउथ के बाकी स्टेट्स में, जब रामनवमी का प्रोसेशन निकाला गया, जब हनुमान जयंती का प्रोसेशन निकाला गया, ये सब इंजीनियर किया गया और इसको फंडिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किया। इवन एंटी सीएए प्रोटेस्ट जो आपने दिल्ली में देखा, उसका पूरा पैसा रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट से, और इनको बाहर से पैसा आ रहा है। बिल्कुल आपके संवाददाता सही बता रहे हैं, और इसलिए जरूरी है कि ईडी का इसमें इन्वॉल्वमेंट और चेक करना कि इसको स्क्यूज किया जाए किस तरह से। इसमें देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया को ग्लोबल पावर बनने से रोकना चाहते हैं, चाहे आपके नेबरिंग कंट्री चाइना हो, चाहे आपका पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाहे आप देखिए किस तरह से टर्की का आजकल भारत की तरफ इन्वॉल्वमेंट आती है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, तो इन कंट्री से तो ओपनली सपोर्ट आती है। इसके अलावा इवन गल्फ कंट्रीज, आज भारत का फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो। आई थिंक इस अच्छी जो हमारी इन कंट्री से ताल्लुकात हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये टेकअप करना चाहिए कि वहां से कोई किसी किस्म की फंडिंग ऐसी फोर्सेस को ना आए जो भारत को तोड़ना चाहती है। ये बच्चों को, जो मुस्लिम यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, किस तरह भारत को तोड़ने की साजिश की जाती है। ये सारी गतिविधियों में जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये लेकिन इसके लिए एविडेंस खड़ी करना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके बारे में काफी देर से मालूम था, लेकिन स्टेट को या एजेंसीज को इसके खिलाफ प्रोसीड करने के लिए आपको सबूतों की जरूरत है। कल को कोर्ट में जुडिशियल स्क्रूटनी इट शुड विथस्टैंड। इसको वहां जो भी एक्शन सरकार लेगी या एजेंसीज लेंगी, वो अल्टीमेटली कोर्ट्स में जाएंगे और वहां ये स्टैंड करना चाहिए। इसलिए एविडेंस की बहुत जरूरत है। और ये निकली, आप जैसे जैसे ये जो बता रहे थे, रेड हुए पटना का हो या बाकी जो रेट्स पीछे किए, उसमें बहुत दस्तावेज मिले जिनसे एविडेंस मिलती है कि किस तरह से इनको फंडिंग और इवन विद इन दी कंट्री कलेक्शन होती है और फॉरेन से फंडिंग आती है। उस सारा पैसा जो इकट्ठा किया जाता है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने में, किस एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट करने में, प्रोटेस्ट को और कम्युनल राइट्स इंजीनियर करने। जी, टेरर मॉड्यूल को क्रैक करने में वैद्य साहब आपका बड़ा अनुभव रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर इस तरह की शक्तियों से निपटना कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे इस पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में थ्रेट नहीं है, भारत के बहुत सारे हिस्से, क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है और इंटरनेट की वजह से आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कैसे सुसाइड बॉम्बर बन सकते हो और कैसे, तो ये सारी, और आप देख रहे हैं किस तरह से भारत ये जो बदली हुई सिचुएशन है, आज भारत किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। और बहुत सारे कंट्रीज हैं और इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो ये नहीं पसंद करती हैं। कंट्रीज के नाम लेना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी फोर्सेस हैं जो भारत को, और उसके लिए वो नहीं चाहते कि ग्लोबल पावर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अगले 25 साल में हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज नहीं चाहेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका है कि इंटरनल सबोटाज किया जाए, इंटरनल फोर्स ऐसे लोगों को जिनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, भड़काया जाए और वो कम्युनल राइट्स क्रिएट करें, वो टेरर इंसिडेंट करें। इसीलिए आपको जरूरत है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी
ऑर्गेनाइजेशन जिनको फंड किया जाए और जिनको इस्तेमाल किया जाए भारत के अगेंस्ट अपने ही बच्चों को तैयार करने के लिए। इसके बहुत सारे कार्डर्स का पता चला है, उनका लिंक आईसिस और अल-कायदा से निकला है और ट्रेनिंग दी जाती है। लिंक्स की बात अब लगातार हो रही है, हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं और वैद्य साहब आप भी बता रहे हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी है इनका, कैसे ये सारा जो एक मॉड्यूल है ये कैसे काम करता है? देखिए, इसमें फंडिंग जो है वो बहुत सारे चैनल से पहुंचाई जाती है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं यहाँ विस्तार करना ठीक नहीं समझूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें इंटरनेशनल चैनल्स से भी होता है और विद इन कंट्री भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, ज़कात से, बहुत सारे तरीके हैं उसके। और रेडिकलाइज करना, जैसे आपने देखा राजस्थान में जो इंसिडेंट हुआ था उदयपुर में कन्हैया लाल वाला, वो उनको किस तरह से इंटरनेट यूज करके रेडिकलाइज किया गया और फिर पाकिस्तान भी उनको लिया गया दुबई के थ्रू और किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई। तो आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, इसलिए उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हमारा यूथ जो बाहर जाता है उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है कि इस एज ग्रुप में, जैसे 15 से 30-35 साल की उम्र का लड़का, यंग लड़का क्यों जा रहा है पाकिस्तान, क्यों जा रहा है दुबई, उस पर ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। और इंटरनेट और सोशल मीडिया जहां जहां यूज हो रहा है, क्योंकि वो उस पर नजर, क्लोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, कौन क्या देख रहा है। तो इसलिए इन चीजों को इस्तेमाल करती हैं वो फोर्सेस, वो नेशंस जो भारत के खिलाफ गतिविधियां करना चाहते हैं। और आज ये मुश्किल नहीं है, एक जमाना था आपको फिजिकली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाना पड़ता था, आज डिस्टेंसेस हैव नो मीनिंग। यू व्हाइल सिटिंग इन कानपुर you can get best possible training of terrorists, you can get funding, you can get support, you can get material, everything online. It is not difficult. जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो ये जहाँ पर एक बार कहा जाता है कि तकनीक ने तमाम स्थितियों को बेहतर किया है, वहीं पर इस तरह की दुविधाएं और मुसीबतें बढ़ाई भी हैं। नीरज, एक चीज़ आपसे अपडेट चाहेंगे कि जो तमाम जो कार्रवाई हुई है देश भर में, इस पर कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं, कुछ पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश की जा रही है, उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट बताएं थोड़ा संक्षेप में। देखिए, बिल्कुल पीएफआई और एसडीपीआई उनके जो सपोर्टर हैं और ख़ासतौर से पदाधिकारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि एनआईए का ये कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं और पुख्ता सबूत के बाद ही ये पूरी जो रेड है उसको पैन इंडिया में शुरू किया गया है ईडी के साथ। और मैं आपको बता दूं कि वैद साहब अभी बता रहे थे, ये तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं और इसके अलावा जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे तमाम आतंकवादी, इन्होंने कई सारी अपनी शेल कंपनियां बना रखी हैं खाड़ी देशों में, दुबई में। उन शेल कंपनियों में पैसा, चाहे हम ड्रग्स तस्करी की बात करें या हथियारों की तस्करी की बात करें, उनके मार्फत ये पैसा पहुँचता है। उस पैसे को इंडिया भेजा जाता है, सीधे किसी जम्मू कश्मीर या पर्टिकुलर किसी फ्रंट पे नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर भी कई सारी जगह उस पैसे को भेजा जाता है। चंडीगढ़ भेजा जाएगा और चंडीगढ़ के बाद हिमाचल भेजा जाएगा, हिमाचल के बाद दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद फिर जो पीएफआई जैसे संगठन है उनके खाते में जाता है। इसके अलावा एक नया और गठजोड़ शुरू हुआ है कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने गैंगस्टर के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई हैं। अगर देश के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम देना है तो वो आतंकवादी खुद ना देकर गैंगस्टरों के माध्यम से, या कह सकते हैं कि माफियाओं के माध्यम से दिलवाते हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर यह ना दिखे कि आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई, उसमें भी तमाम खालिस्तान से लेकर तमाम जो लिंक हैं वो निकलकर सामने आए। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। और अब आपने देखा होगा कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले मुंबई से ड्रग्स बरामद की थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। 1775 करोड़ की ड्रग्स थी। आज भी 30 करोड़ से ज्यादा की जो ड्रग्स है वो बरामद की है। आपने देखा होगा गृहमंत्री अमित शाह के सामने एनएसबी ने एक बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स है उसको नष्ट किया था। तो ये एक कह सकते हैं कि एक चेन है जो आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाने के लिए इन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। लगातार
जुड़े हुए हैं नीरज, आपने निश्चित तौर पर सही जानकारी दी और तमाम जो नित नए तरीके हैं उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आतंकी हो या इस तरह के लोग हों। बहुत शुक्रिया नीरज आपका और एसपी वैद्या साहब आपका इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए और इतनी विशेष जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है जो पीएफआई पर की जा रही है। एनआईए और ईडी की लगातार जो रेड्स है वो देश भर में 11 राज्यों के में 100 से अधिक ठिकानों पर लगातार जारी है। 100 से अधिक लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। तो बड़ा क्रैकडाउन एनआईए और ईडी का पीएफआई पर। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि यूपी के